अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लॉविट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ अबैटमेंट को डिस्कस किया था कि ताज़ीरात पाकिस्तान में अबैटमेंट से क्या मुराद है और किन किन तरीके से एक बंदा जो है वो अबैटमेंट के लिए गिल्टी हो सकता है। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि अबैटर का कॉन्सेप्ट क्या होता है। पहली बात ये जहन में रखें कि अबैटर से हमने लफ्ज़ से तो पता चल रहा है कि वो बंदा जो अबैटमेंट कर रहा है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट सिर्फ एक किस्म का नैरो कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है जिसको सेक्शन 108 जो है ताज़ीरात पाकिस्तान की वो डिफ़ाइन कर रही है। तो आज की वीडियो में हम इस चीज़ को डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहले अबैटर वो बंदा होता है जो कि किसी अबैटमेंट करता है किसी ऑफेंस की कमीशन के लिए या फिर किसी एक ऐसे एक्ट की कमीशन के लिए जो कि अगर एक फ़िज़िकली कैपेबल और सेन पर्सन उसको कमिट करेगा, एक फ़िज़िकली फ़िट बंदा जो है और उसे कमिट करेगा तो वो ऑफेंस होगा। इन दो सूरतों में एक बंदा जो है किसी ऑफेंस की अबैटमेंट करता है। इस सेक्शन 108 के अंदर फर्दर 5 एक्सप्लेनेशंस हैं जो कि अबैटमेंट को फर्दर इलस्ट्रेट करती हैं, एलैबोरेट करती हैं कि एक बंदा किन किन तरीके से एक अबैटर बन सकता है। पहली बात तो ये जहन में रखें कि अबैटर वो बंदा है जो किसी ऑफेंस की कमीशन के लिए किसी को अबैट कर रहा है, मतलब अबैटमेंट करने वाला अबैटर हो गया। और जिस शख्स को अबैट किया जा रहा है वो बंदा क्या कहलाएगा? अबैटेड पर्सन, जिसको अबैट किया जा रहा है। तो दो पार्टीज हमारे पास होंगी, अबैटर एंड सेकंड जो है अबैटेड पर्सन। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 हमारे पास ये डिफाइन कर रही है कि एक बंदा जो है वो इलीगल ओमिशन के लिए गिल्टी होगा, हालांकि वो इलीगल ओमिशन के लिए लॉ के अंदर वो खुद बाउंड नहीं था। अब पहले तो हमें ये पता होना चाहिए इलीगल ओमिशन क्या होती है। जब भी एक बंदे के ऊपर एक लीगल ड्यूटी होती है तो जब वो लीगल ड्यूटी को परफॉर्म करने से रिस्ट्रेन होता है, ओमिट होता है, तो ऐसी सूरत में वो इलीगल ओमिशन कहलाती है। फॉर एग्जांपल एक जेलर की ड्यूटी है, उसने जो अपनी जेल के अंदर रहने वाले कैदी हैं उनके ऊपर नज़र रखनी है। एक जो इंचार्ज है किसी थाने वगैरह का, पुलिस स्टेशन का, उसकी ये ड्यूटी है कि उसने अपने हद के अंदर ऑफेंसेस को काबू करना है और क्रिमिनल्स को पकड़ना है। एक डॉक्टर है, उसकी ये ड्यूटी है कि उसने अपने पेशेंट्स का ख्याल रखना है। तो जहाँ पर लॉ आपके ऊपर एक ड्यूटी डाल रहा है लेकिन आप उस ड्यूटी से रिस्ट्रेन करते हैं तो वो इलीगल ओमिशन हो जाएगी। जेलर अपने कैदियों का ख्याल नहीं रखता, एसएचओ या जो इंचार्ज है पुलिस स्टेशन का वो अपनी हद में क्राइम्स पर काबू नहीं पा रहा, इलीगल ओमिशन कर रहा है। एक डॉक्टर जो है वो अपने पेशेंट्स का ख्याल नहीं रखता, इलीगल ओमिशन कर रहा है। तो जो एक्सप्लेनेशन नंबर 1 जो है ये कह रही है कि एक बंदा वो अगर किसी दूसरे बंदे को इलीगल ओमिशन के लिए अबैट कर रहा है, हालांकि वो खुद उस इलीगल ओमिशन से बाउंड नहीं था, लॉ के अंदर उसको रिक्वायर नहीं किया गया था उसे ये काम करना, लेकिन उसने किसी दूसरे बंदे को अबैट किया कि आप ये जो है इलीगल ओमिशन करें। ऐसी सूरत में भी वो बंदा इलीगल ओमिशन के ऑफेंस की कमीशन के लिए गिल्टी होगा, वो अबैटमेंट के ज़ुमरे में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल कि मेरा एक दोस्त है जेलर, मैं उसे ये कहता हूँ कि यार ए नाम का जो बंदा है ना तुम्हारी जेल में, तुमने उसे खाना नहीं देना है, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक जेलर को ये अबैट कर रहा हूँ कि वो क्या करे, एक कैदी को खाना ना दे। तो जेलर की एक ड्यूटी थी, अगर वो ये काम करेगा, उसको खाना नहीं देगा, तो ऐसी सूरत में वो लीगल ओमिशन करेगा। और मैं किसके लिए गिल्टी होऊंगा? मैं अबैटमेंट के लिए गिल्टी होऊंगा, इलीगल ओमिशन के लिए। हालांकि मेरे ऊपर वो इलीगल ओमिशन नहीं आएगी, लेकिन मैंने उस ऑफेंस के लिए अबैटमेंट की, इसलिए मैं उसकी अबैटमेंट के लिए गिल्टी होऊंगा। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 जो है फर्दर इस चीज़ को एलैबोरेट करती है कि एक ऑफेंस का कमिट होना या उसके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनका अचीव होना लाजमी नहीं होता। आपने अबैटमेंट की, ये इटसेल्फ एक सब्सटेंशियल ऑफेंस है। ये चीज़ जहन में रखिएगा कि अबैटमेंट जो है वो एक सब्सटेंशियल ऑफेंस है। जैसे ही एक बंदा अबैटमेंट करता है, भले उसके कमीशन हो, उसके कॉन्सिक्वेंसेस अराइज हो, इफेक्ट्स वगैरह अचीव हो ना हो, उसके बावजूद उसके इंडिपेंडेंट जो है, नॉट विद स्टैंडिंग दैट फैक्ट, आप जो है अबैटमेंट के गिल्टी होंगे। फॉर एग्जांपल मैं किसी बंदे को ये कहता हूँ कि आप जाकर तीसरे बंदे को मार दो। अब वो बंदा अगर मुझे फेस पर ही मुझे मना कर देता है कि नहीं मैं ये एक्ट नहीं करूँगा, फिर भी मैं अबैटमेंट के लिए गिल्टी हूँ। अगर वो बंदा चला भी जाता है मर्डर करने के लिए, अटैम्प्ट भी करता है, फिर भी मैं गिल्टी हूँ। अगर वो बंदा मर्डर कर भी देता है फिर भी मैं गिल्टी हूँ। तीनों सूरतों में मैं गिल्टी हूँ। मतलब मेरा गिल्ट जो है उसी वक्त अराइज हो गया था, एक्रू हो गया था, जिस टाइम पर मैंने उस बंदे को वर्गलाया था, उकसाया था कि तीसरे बंदे को जाकर मार दो। तो ऐसी सूरत में अगर मैं किसी को कहता हूँ कि आपने जो है इस बंदे को एबडक्ट करना है, इस बंदे को एबडक्ट करके लाओ, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इंस्टिगेशन कर रहा हूँ एक बंदे को, दूसरे बंदे को, कि तीसरे बंदे को आप अगवा करके लाएं। तो ऐसी सूरत में भी क्या होगा, मैं गिल्टी हूँ अबैटमेंट का। हालांकि जो है ऑफेंस कमिट हुआ या नहीं हुआ, उसके कॉन्सिक्वेंसेस अचीव हुए, रिक्विजिट्स जो होते हैं वो
फुलफिल हुए नहीं हुए ये मैटर नहीं करता, अबैटमेंट इट सेल्फ इज़ एन ऑफेंस। एक्सप्लेनेशन नंबर 3 के मुताबिक एक जो अबैटेड पर्सन होता है उसकी कैपेसिटी या फिर उसके बिहाफ पर जो क्रिमिनल इंटेंशन या नॉलेज होती है वो मैटर नहीं करती, उसके इंडिपेंडेंट जो है एक अबैटर पर्सन गिल्टी होगा अबैटमेंट के लिए। वो किस तरीके से कि जैसे कि जो है मैं किसी बच्चे को जो कि 7 साल की उम्र का है मैं उसे कहता हूँ कि ये छुरी लो और जाकर जो है वो बंदा सामने खड़ा है उसे मार दो। अब वो बंदा छुरी लेकर जाता है, एक तो मैं यहाँ पर गिल्टी हो गया अबैटमेंट का, वो छुरी लेकर जाता है, अगर वो कमीशन करता है उसको चाकू मारता है और उस बंदे की एज अ रिजल्ट डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर वो बच्चा क्योंकि वो उसकी लीगल कैपेसिटी नहीं है, वो जनरल डिफेंसेस के अंदर उसको एक किस्म की एक्सेप्शन हासिल है, लेकिन मुझे ये एक्सेप्शन हासिल नहीं है। ठीक है, उस बंदे की कैपेसिटी थी या नहीं थी ये मैटर नहीं करता, मैंने जब उस बच्चे को छुरी दी और उसे अबैट किया कि जाकर उस बंदे को मार दो, मैं अबैटमेंट के लिए गिल्टी हो गया। अगर मैं जो है किसी एक पागल इंसेन शख्स को ये कहता हूँ कि घर को जाकर आग लगा दो और उसके लिए मैं उसे माचिस दे देता हूँ, तो ऐसी सूरत में भी उस बंदे की, हालांकि जो अबैटेड पर्सन था उसकी लीगल कैपेसिटी नहीं थी उस ऑफेंस करने की, अगर वो ऑफेंस कर भी देता है तो ऐसी सूरत में वो गिल्टी नहीं होगा, लेकिन मैं जो है अबैटमेंट का गिल्टी होऊंगा, नॉट विद स्टैंडिंग द फैक्ट दैट द पर्सन अबैटेड हैज़ नो लीगल कैपेसिटी। और अगर जो है अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी बंदे के पार्ट पर क्रिमिनल इंटेंशन या नॉलेज नहीं है लेकिन मैं उसे अबैट कर रहा हूँ किसी ऑफेंस के लिए, तो ऐसी सूरत में भी मैं अबैटमेंट का गिल्टी हूँ, हालांकि जो अबैटेड पर्सन है उसके बिहाफ पर कोई क्रिमिनल नॉलेज, कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं अहमद को कहता हूँ कि अली के पास जो प्रॉपर्टी है वो मेरी है, आप जाओ और उस प्रॉपर्टी को लेकर आओ। अहमद जाता है और अली के पास जाता है और अली की जो दुकान के सामने एक प्रॉपर्टी पड़ी होती है उसको उठा कर ले आता है। अब हालांकि ये ऑफेंस क्या होगा, ये ऑफेंस एक थेफ्ट का ऑफेंस हो गया, लेकिन जो है चूँकि उस जो अहमद था उसके ब्याह पर कोई क्रिमिनल नॉलेज, कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं थी, उसने गुड फेथ में ये काम किया, तो ऐसी सूरत में अहमद तो गिल्टी नहीं होगा, लेकिन मैंने एक ऑफेंस के लिए उसको अबैटमेंट की थी, तो ऐसी सूरत में मैं उस ऑफेंस का गिल्टी होऊंगा। एक्सप्लेनेशन नंबर 4 इस चीज़ को इलेबोरेट करती है कि एक ऑफेंस की अबैटमेंट करना एक ऑफेंस है, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि मैं अगर किसी ऑफेंस के लिए अबैट कर रहा हूँ तो वो एक ऑफेंस है, लेकिन एक अबैटमेंट के ऑफेंस के लिए अबैटमेंट करना भी एक ऑफेंस है। मतलब यहाँ पर चेन की बात हो रही है कि मैं, एक तो सिंपल सी बात इस एक्सप्लेनेशन में बताई जा रही है कि मैं जो है अहमद को कहता हूँ कि ये ऑफेंस करो, मैंने अहमद को अबैट किया, एक चीज़। सेकंड चीज़ यहाँ पर ये बताई जा रही है कि मैं अहमद को ये अबैट करता हूँ कि आप जाकर अली को अबैटमेंट करो कि अली जाकर जो है ये वाला ऑफेंस कमिट करे। तो यहाँ पर कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होंगी, मैं था, अहमद था और अली था, और अली ने आगे जाकर ऑफेंस कमिट किया। तो एक ऑफेंस की अबैटमेंट तो ऑफेंस है, लेकिन एक अबैटमेंट की ऑफेंस के लिए भी अबैटमेंट करना भी एक अबैटमेंट है यहाँ पर, मतलब चेन का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर आ गया। ये हमें एक्सप्लेनेशन नंबर 4 जो है इलेबोरेट कर रही है। एक्सप्लेनेशन नंबर 5 जो है वो फर्दर इलेबोरेट करती है स्पेसिफिकली कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्पायरेसी को। अबैटमेंट बाय कंस्पायरेसी में एक बंदे का डायरेक्टली किसी दूसरे बंदे के साथ कंसल्ट करना लाजमी नहीं होता, सिर्फ ये चीज़ लाजमी होती है कि वो उस सारे प्लान के अंदर कहीं ना कहीं से इंगेज था। ये लाजमी, उसका इंगेज होना किसी ना किसी तरीके से लाजमी होता है। अब भले वो तीनों, फॉर एग्जांपल 3 पार्टीज़ हैं, वो आपस में डायरेक्टली जो है कनेक्ट नहीं थी, एक दूसरी से कनेक्ट था, दूसरा तीसरे से कनेक्ट था, ठीक है, वो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, मतलब तीनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। तो ऐसी सूरत में भी वो किसी ना किसी तरीके से अगर इंगेज है तो वो गिल्टी होगा कंस्पायरेसी का। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास 3 पार्टीज़ हैं, ए, बी एंड सी। ए जो है वो बी के साथ ये एग्रीमेंट करता है कि हमने जेड का मर्डर करना है पॉइजन देकर, और उनके दरमियान में फैसला ये होता है कि ए जो है वो उस पॉइजन को एडमिनिस्टर करेगा, जेड को मतलब वो जहर देगा। बी क्या करता है, फिर जाता है सी के पास, सी को ये कहता है कि मेरे पास एक बंदा है जो कि जेड को जहर देकर मारेगा, आप जो है मुझे जहर प्रोवाइड करें। सी जो है इस चीज़ पर अग्री हो जाता है, हालांकि उसे नहीं पता कि ऑफेंस कौन कमिट करेगा, उसे बताया नहीं गया है बी की तरफ से। सी जो है बी को पॉइजन प्रोवाइड करता है, बी लाकर पॉइजन देता है ए को, ए जो है पॉइजन एडमिनिस्टर करता है जेड को, एज अ रिजल्ट जो है वो जेड की डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर क्या हो गया कि ए जो है वो सी को नहीं जानता था, बी सी को जानता था, ए बी को जानता था, लेकिन ए जो है वो सी के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था। ऐसी सूरत में भी सी भी गिल्टी होगा, बी भी गिल्टी होगा, ए भी गिल्टी होगा, क्योंकि ये तीनों बंदे क्या थे, एक कंस्पायरेसी के अंदर, एक अग्रीमेंट के अंदर इंगेज थे किसी ना किसी तरीके से। तो इस एक्सप्लेनेशन के मुताबिक एक बंदे का डायरेक्ट तरीके से
करना किसी दूसरे बंदे से लाजमी नहीं होता। वो पूरी कंस्पायरेसी के अंदर किसी ना किसी तरीके से अगर इंगेज था तो ऐसी सूरत में वो गिल्टी हो सकता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।